अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। असल में इसको फ्रंटियर भी कहते हैं और कर्व भी कहते हैं। फ्रंटियर बेसिकली इस तरीके से, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी आपका क्या कहते हैं, आपका बॉर्डर होता है किसी भी मुल्क का, वो बेसिकली उसका फ्रंटियर कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो एक बाउंड्री होती है, इसके आगे आप जा नहीं सकते, वो आपकी एक लिमिट होती है, तो इसीलिए हम इसको भी फ्रंटियर का नाम देते हैं। असल में ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। बेसिकली ये प्रोड्यूसर साइड का कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्शन करने वाला अपनी उन सारी रिसोर्सेज के साथ, अब चाहे वो किसी भी किस्म के रिसोर्सेज हों, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, या चाहे वो घंटे हों। जैसे होता है कि एक घंटे के अंदर बंदा कितना काम कर सकता है, एक घंटे के अंदर वो कितनी प्रोडक्शन कर सकता है, तो वो कोई भी लिमिट उसको दी जा सकती है और उसको लिमिट को देखते हुए वो कितना कितना प्रोड्यूस कर सकता है, जो भी गुड्स वो बनाना चाहता है। अब देखिए, असल में बात यहाँ पे ये आती है, कहते हैं कि इकोनॉमी में तो काफ़ी सारे गुड्स होते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ सिर्फ दो गुड्स लेते हैं, क्योंकि दो गुड्स में ये होता है कि आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, और अगर वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो वो कॉन्सेप्ट फिर आपको मल्टीपल गुड्स में भी अप्लाई हो सकता है। क्या आप कह सकते हैं कि मल्टीपल गुड्स में भी यही सारा काम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने दो गुड्स लिए हुए हैं, एक है गन्स और एक है क्लॉथ्स। अच्छा, ये दोनों गुड्स हैं और इनके ऊपर एक कुछ गिवन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे या रिसोर्सेज होंगी जो कि एक प्रोड्यूसर के पास होंगी। अब वो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए या तो गन्स बना सकता है या क्लॉज बना सकता है, सारी की सारी, या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन बना सकता है। अब ये जो मैंने आपके सामने नजर आ रहा है, इसको ये कहलाता है पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अच्छा, देख रहे हैं इसका जो शेप है वो है कॉनकेव। कॉनकेव क्यों है ये भी मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसके साथ ही आप अपने राइट साइड के ऊपर अपना टेबल देख लें। ये टेबल बेसिकली आपको क्या दिखा रहा है? ये पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है। अब ये पॉसिबिलिटीज़ वो हैं जो कि हमने यहाँ पे कोड कर दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि ये पूरी लाइन जो कि आपकी यहाँ ए पॉइंट से लेके आपकी नीचे एफ पॉइंट तक के जा रही है, इन पॉइंट्स के दरमियान जितनी भी, पूरी में जितनी भी ये लाइन है, इसके दरमियान कोई भी पॉइंट, ए से बी के दरमियान में कोई पॉइंट ले लें, कोई सा भी, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? एफिशिएंट पॉइंट कहलाएंगे। और ये वो सारे पॉइंट होंगे जिस जगहों, जिन पॉइंट्स के ऊपर आप अपनी सारी रिसोर्सेज को कंप्लीटली लगा रहे होंगे। क्योंकि जब भी ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनता है कि सारी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आप मैक्सिमम की कौन कौन से क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसके अंदर देखें, एक एच पॉइंट है और एच पॉइंट बेसिकली क्या शो कर रहा है? इनएफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि एच पॉइंट आप बना तो सकते हैं, बट वहाँ पे सारी रिसोर्सेज आपकी सही तरीके से यूटिलाइज नहीं होंगी, इसलिए इनएफिशिएंट है। और बाहर जो पॉइंट है, आई पॉइंट, वो कहलाते हैं अनअटेनेबल पॉइंट, यानी वहाँ तक के पहुँचा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपको इस पीपीएफ के बाहर नहीं जाने दे सकती। ठीक है, पीपीएफ के बाहर जाने की सूरत कुछ एक होती है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में इसका काम नहीं है। तो बस हम अपने रिसोर्सेज के साथ तो खैर बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, वो जो एक मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन भी ऐसी होगी जो क्या कहते हैं, आपके रिसोर्सेज से हटके होगी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए बात ये आती है कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ए बी सी डी ई एफ, अब किसी एक को छोड़ के दूसरे की तरफ आने के लिए आपको एक ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है। हमेशा किसी भी दो चॉइसेस के अंदर किसी एक को चूज़ करने के लिए आपको ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है। ट्रेड ऑफ मतलब ये क्या कहते हैं कि किसी एक चीज़ को छोड़ कर दूसरी तरफ आ रहे हैं, तो आप ट्रेड कर रहे हैं ना, एक चीज़ को दे रहे हैं और एक चीज़ को कुछ एडिशनल लेना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये जो ट्रेड ऑफ की जो कॉस्ट होती है वो बेसिकली कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि नीचे डेफिनेशन लिखी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाइल चूजिंग वन कॉम्बिनेशन ऑन अदर देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ, दिस ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब क्या होती है, ये बात भी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने पहले ही बताई है, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो मकसद होता है वो होता है कि द वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, यानी जो आप चीज़ लेने जा रहे हैं और जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हैं, तो जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हैं उसकी जो वो वैल्यू है वो आप छोड़ रहे हैं। तो बेसिकली कोई भी चीज़ लेने के लिए जिस चीज़ को आप छोड़ रहे होते हैं उसकी वैल्यू आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। मकसद क्या है? कहते हैं कि आप, अगर मैं एक चीज़ ले रहा हूँ और जिस चीज़ को मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब मैंने वो वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, मैंने उसको छोड़ दिया और इस चीज़ को पिक करा, तो उसको छोड़ने की क्या वैल्यू थी मेरी? वो जो वैल्यू छोड़ने की है वो बेसिकली इसको लेने की वैल्यू बन जाएगी। यानी अगर मैं बी पॉइंट को चूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि मैं ए पॉइंट को छोड़ रहा हूँ, और ए पॉइंट को लेता तो मैं उसकी क्या कॉस्ट बनती, तो वो कॉस्ट मेरी बी पॉइंट को लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन।
जो आप ऑल्टरनेटिव अपना बी पॉइंट जैसे अगर ले रहे हैं तो ए आप छोड़ रहे हैं, तो आपका वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था इसके बदले में। अगर आप ये नहीं लेते बी तो आप ए लेते, तो ए को आपने छोड़ने के लिए क्या कीमत अदा करी, वो कीमत जो है बेसिकली आपकी बी को हासिल करने की कॉस्ट होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भी देखें, आपको ये हर पॉइंट के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ आप छोड़ ही रहे होंगे। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे ये कि अगर ये कॉन्केव शेप है तो कॉन्केव शेप बेसिकली जो चीज़ दिखाता है वो दिखाता है कि आप ये कह लें कि ये कॉन्केव शेप जो है ये आपको दिखा रहा है कि अगर आप ए से एफ पे आएंगे तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेसिकली कॉन्केव शेप को इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जैसे जैसे आप एक पॉइंट से यानी गन्स से क्रॉस की तरफ क्रॉस को बढ़ाते चले जाएंगे और गन्स को कम से कम करते जाएंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। यानी गन्स को छोड़ना आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टली होता जाएगा। ठीक है, इसको हम टेबल से व्यू भी करते हैं। देखें, पहला आपने एक यूनिट जब क्रॉस का लिया तो देखें आपने गन्स को कितना छोड़ा, 1 यूनिट, 15 से 14 पर है। फिर आपने जब दूसरा क्रॉस लिया तो आपने गन को 2 यूनिट छोड़ा, जब तीसरा क्रॉस लिया तो आपने 3 यूनिट छोड़ा, जब चौथा लिया तो आपने 4 यूनिट मजीद छोड़ा, और जब पांचवा लिया तो आपने 5 यूनिट छोड़े। यानी देखिए हर एडिशनल यूनिट लेने से, 1 से 2 पर आ रहे हैं, एक और यूनिट ले रहे हैं, आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गन छोड़ते जा रहे हैं हर एडिशनल यूनिट क्रॉस पे लेने के लिए। तो ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, अच्छा इसके स्लोप का भी मैं आपको पहले ही बता चुका था, स्टीपर और फ्लैटर वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर आप किसी पॉइंट पे आर्क लगाएं, लेट सपोज आप इस पॉइंट पे आर्क लगाते हैं तो इस तरह का शेप आएगा। अगर आप ऐसी ही आर्क को आप यहाँ लगाते हैं तो देखें कुछ इस तरह आएगा। अब देखें ये फ्लैटर है और ये स्टीपर है, और जितना ज़्यादा स्टीपर होगा उतना ही ज़्यादा स्लोप भी हाई हो जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया, जितना फ्लैटर होता है उतना कम होता है स्लोप, जितना स्टीपर होता है उतना ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने की वजह से अगर स्लोप ज़्यादा है तो स्लोप भी बेसिकली अल्टीमेटली जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप हर एक क्लॉथ को लेने के बाद आप गन्स को ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ रहे हैं। अच्छा ये क्यों हो रहा है, इसका जो इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देखें हर मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं या जो लेबर होते हैं, लेट सपोज वो हर जगह पे चाहे वो गन्स में या क्लॉथ्स में, कुछ ऐसे लेबर्स होंगे जो कि एक्सपीरियंसड होते हैं, यानी कि जो क्लॉथ्स बनाने में बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, और जो कुछ ऐसे होंगे जो गन्स बनाने में बहुत एक्सपीरियंस रखते होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो गन्स के अंदर अच्छे काम नहीं कर सकते लेकिन क्लॉथ्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो देखें यही वजह है कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। देखिए जैसे ही आप गन्स में अगर लेट सपोज आप सारी अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं तो इसका मतलब कौन कौन से वहाँ लेबर लग रहे हैं, एक तो वो लेबर लग रहा है जो गन्स को बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है, एक वो लेबर लग रहा है जो गन्स को नॉर्मल प्रोड्यूस करता है, और एक वो लेबर लग रहा है जो क्लॉथ्स को बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है, बट क्लॉथ्स उस वक्त आप नहीं बना रहे तो इसलिए वो सारे के सारे लेबर गन में लग रहे हैं। तो वो जो क्लॉथ्स को अच्छा प्रोड्यूस करता है वो भी अभी गन में लगा हुआ है, तो गन में वो कम प्रोडक्टिविटी दे रहा होगा। अब जैसे ही क्लॉथ्स आप 1 यूनिट बनाएंगे तो सबसे पहले गन्स के लेबर में से कौन हट के क्लॉथ्स के अंदर आएगा, वही आएगा जो क्लॉथ्स को सबसे ज़्यादा अच्छा बना सकता था। तो जैसे ही वो क्लॉथ्स को बनाने के लिए वो लोग आएंगे तो गन्स की प्रोडक्टिविटी तो वो वैसे ही इतनी अच्छी नहीं दे पा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वो वैसे ही क्लॉथ्स को ज़्यादा अच्छा बनाना जानते थे। तो वहाँ 1 यूनिट ही गन्स के अंदर जो है वो कमी आएगी, और यहाँ वो 1 यार्ड क्लॉथ्स वो आके लेबर बना लेंगे। फिर जैसे ही आप दूसरा यूनिट क्लॉथ्स का बनाएंगे तो अब फिर आपको वहाँ से गन से लेबर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज तो आपका लिमिटेड है। अब सारी पहले आप गन में लगा रहे थे, अब आप कुछ कुछ करके आप क्रॉस में भी लेकर आ रहे हैं। अब जब आप वहाँ से निकालेंगे तो ये वो लोग होंगे जो कि पहले वाले जो लेबर निकाले थे उनसे थोड़े कम स्पेशलाइज होंगे क्लॉथ्स में, और गन्स थोड़ी बेहतर बना लेते होंगे। तो क्या हुआ कि अब जैसे आप उन लोगों को निकालेंगे तो गन्स की जो प्रोडक्टिविटी है जैसे पहले वाले जो निकले थे उनसे 1 यूनिट कम हुई थी। अब जब आप कह लेंगे कि बी से आप सी पॉइंट पर आएंगे और मजीद लेबर निकालेंगे तो अब गन्स की क्वांटिटी 2 यूनिट से कम हो जाएगी। लेकिन जबकि ये वही लेबर होंगे, क्योंकि ये लेबर ऐसे नहीं होंगे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा क्लॉथ बना सकते होंगे, थोड़े रिलेटिवली पहले वालों से कम अच्छा क्लॉथ बना सकते होंगे। तो यहाँ पे आके वो फिर 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाएंगे, और वहाँ से लेकिन क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी गन्स में होगी तो इसलिए वो वहाँ पे 2 यूनिट्स उनका कम हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखें जितने ज़्यादा आप गन से निकालते रहेंगे उतने ही अच्छा, उतने ही एक्सपीरियंस और स्पेशलाइज लेबर जो है गन से निकल के क्रॉस में आता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे ई पॉइंट पर आप देखें, ई पॉइंट पर क्या हो रहा है कि जब चौथा यूनिट आपने बनाया क्लॉथ्स का, तो चौथा यूनिट तो उन लोगों ने आके बना दिया, लेकिन गन्स के कितने 4 यूनिट सेक्रीफाइस हो गए। क्यों, क्योंकि ये वो लेबर थे जो कि अच्छे बना लेते थे गन, लेकिन गन से निकले इस वजह से क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन इतनी रही नहीं, अब उनको आके क्रॉस में ज़बरदस्ती आना पड़ा, तो इस वजह से यहाँ पे आके वो कम प्रोडक्टिविटी देंगे। क्यों, क्योंकि जो गन्स में अगर अच्छा है
तो ज़रूरी नहीं कि वो क्रॉस अच्छा बना सकता हो। क्रॉस में उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो वो सारे मिलके यहाँ पे 1 यूनिट की एक्स्ट्रा एडिशनल देंगे क्रॉस के अंदर, जबकि वहाँ उनके जाने से 4 यूनिट्स का कहते हैं कि गैप आ जाएगा। और आखिरी वाले ये वो होंगे जो मोस्ट स्पेशलाइज होंगे, क्योंकि जो गन्स में होंगे वो तो नहीं जाना चाह रहे होंगे, वो सबसे आखिर मजबूरी में उसी वक्त निकलेंगे जब गन्स की बिल्कुल प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, जब बिल्कुल वहाँ से सारे लेबर्स को निकालना पड़ जाएगा। तो ये वो स्पेशलाइज होंगे, वो क्या करेंगे जब वो वहाँ से आएंगे तो यहाँ पे आके एडिशनल 1 यूनिट बढ़ाने के लिए वो 5 के 5 यूनिट्स वहाँ पे कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे लेबर यहाँ आके सिर्फ 1 ही यूनिट बना सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेशलाइज गन्स में होंगे, जबकि क्लॉथ्स में उनकी कोई इतनी खास प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो वो सारे मिलके भी यहाँ पे 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ बना सकेंगे, लेकिन वहाँ ये वही लोग थे जो वहाँ पे 5 यूनिट्स ऑफ गन बना सकते थे, लेकिन वहाँ से आने की वजह से 5 यूनिट से देखें एफ पॉइंट पर 0 हो जाएगी गन्स और क्लॉथ ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर निकालते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक से दूसरी तरफ डाइवर्ट करते रहेंगे, तो प्रोडक्टिविटी की वजह से आपके हर एडिशनल यूनिट के ऊपर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उन लेबर्स की जो दूसरी जगह पे लगे हुए थे वो यहाँ पर आएंगे, तो प्रोडक्टिविटी की वजह से जो है वो कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो वहाँ प्रोडक्टिव ज़्यादा होंगे, यहाँ वो प्रोडक्टिव कम होंगे। ठीक है, ये इसकी एक पीछे की जो इसका बैकग्राउंड था, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अच्छा देखें, अब ये सारे पॉइंट्स तो एफिशिएंट हैं, इन सारे पॉइंट्स में से आप कोई भी ले लें वो आपका सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। बस इसमें से अगर हम कहते हैं कि एफिशिएंट पॉइंट यानी अगर अपनी रिसोर्सेज को तरीके से लगाया जाए तो सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा हो सकता है इसमें से। अच्छा, उसको देखने के लिए हमारे पास एक एनालिसिस का टूल होता है, वो होता है मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अच्छा देखिए, मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होगा? बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट कर्व यही होगा कि आप हर एडिशनल यूनिट क्लॉथ के बनाने से कितनी कॉस्ट आपके ऊपर पड़ रही है, तो वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी हर एडिशनल यूनिट पे। तो आपने जैसे देखा कि जैसे ही आप 1 यूनिट बना रहे थे आपकी कॉस्ट क्या पड़ रही थी इन टर्म्स ऑफ गन्स। आप देखें अगर तो आपको पहले 5, अगर आप पहली यूनिट आप बना रहे थे तो आपको 1 यूनिट गन्स का छोड़ना पड़ रहा था, जब आपने दूसरा यूनिट बनाया क्लॉथ का तो आपको 2 यूनिट छोड़ने पड़े। तो यही आपकी बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, तो इसी का आप देखें, अभी मैं आपको दिखाऊं कि मैंने नीचे बनाया हुआ है, ये देखें। अब ये जो है वो बेसिकली क्या है, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है। हर एक पॉइंट आप जब बना रहे थे तो आपको 1 यूनिट गन्स का कॉस्ट पड़ रही थी, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी ये थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही बेसिकली यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो क्या होता है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, और हर एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे क्या है गन्स की टर्म्स में, कि 1 गन छोड़नी पड़ी। जब 2 यूनिट्स आपने क्लॉथ के बनाया तो 2 3 4 5 इस तरह आपने देखा वहाँ पे, उसी को अपने पॉइंट्स को जोड़ लिया। अच्छा, पॉइंट्स से आपके मिडिल में इसलिए लगे हुए क्योंकि मार्जिनल है। मैंने से आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपको टेबल भी बनाते हैं तो मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल यूटिलिटी जो भी चीज़ होती है उसको आप 2 यूनिट्स के दरमियान में लिखते हैं। कि जैसे 0 से लेके अगर 1 पे आप आ रहे थे तो मार्जिनल चेंज क्या था इसका, तो वो आप 0 और 1 के दरमियान वाले बॉक्स में लिखेंगे, ना कि 1 के साथ कॉलम में लिखेंगे या 0 के साथ। तो इसलिए देखें 0 से 1 के तक आते हुए आपको 1 यूनिट कॉस्ट पड़ी, तो वो आप मिडिल में लिख पॉइंट बनाएंगे इसके। इस वजह से मैंने इनको पॉइंट्स मिडिल में बनाए, और ये क्या कहलाएगी, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जैसे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, इसीलिए ये भी इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट है। हर एडिशनल यूनिट के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। ठीक है, अच्छा ये तो था मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, इसी तरीके से ये तो देखिए ड्राइव हो जाएगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पीपीएफ से, लेकिन इसके साथ साथ मार्जिनल बेनिफिट जो है वो कर्व आपका पीपीएफ से ड्राइव नहीं होगा, ये आपकी खुद की एक विलिंगनेस है। देखिए, मार्जिनल बेनिफिट का मकसद ये होता है कि आप कितना, आपको हर एक एडिशनल यूनिट से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। जितना आपको बेनिफिट मिल रहा होता है आप उतना ही उसके लिए पे करने के लिए तैयार होते हैं, उतनी ही आपकी विलिंगनेस होती है उसको पे करने के लिए। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ आपको नज़र आएगा मार्जिनल बेनिफिट कर्व के अंदर कि यहाँ पे जो आप, अगर आपसे कोई कहे कि भाई आप कितना ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हो, तो अब एक तो होता है प्राइस की टर्म्स में, यानी डॉलर की टर्म में, रुपये की टर्म में, कि आप कितना पे करने के लिए तैयार हो। तो वो जो आप पैसे लगाते हो इसके, वो वही पैसे होते हैं अमूमन जो आपको लगता है कि हाँ इतना मुझे बेनिफिट मिलने वाला है। यानी अगर आपको बेनिफिट कम मिलेगा तो लाजमी सी बात है आप कम पैसे लगाएंगे, ज़्यादा मिल रहा होगा तो आप ज़्यादा पैसे लगाने के लिए तैयार होंगे, ज़्यादा पैसों में खरीदने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, यहाँ हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म्स में ही अब मेजर करेंगे, यानी गन्स पर क्लॉक। यानी अगर हम विलिंगनेस टू पे देखें तो विलिंगनेस टू पे हम रुपीज़ के बजाय गन्स पर क्लॉथ में देखना चाह रहे हैं कि आप कितनी गन सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है।
जिसके लिए आप एक क्लॉथ एडिशनल लेने के लिए आपको क्या लगता है कि इसका बेनिफिट कितना है और आप कितनी गन्स छोड़ने के लिए तैयार हो। तो देखें पहला, क्योंकि देखें बात ये आती है यहाँ पे कि जो ये मार्जिनल बेनिफिट है बेसिकली होता क्या है कि जब आप एक चीज़ को किसी और चीज़ को छोड़ के एक चीज़ को ले रहे होते हैं एडिशनल, तो होता ये कि आपके पास अगर जो पहली मतलब बहुत सारी कमोडिटी, अगर किसी बहुत सारे गुड्स, बहुत सारा आइटम, अगर बहुत सारे यूनिट्स बन गए एक ही गुड के हों, जैसे कि गन्स के अगर बहुत सारे यूनिट्स होंगे, तो उस वक्त आपका मार्जिनल बेनिफिट कोई और चीज़ लेने का बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप थक चुके होंगे एक ही चीज़ को कंज्यूम कर करके। और अगर आपको कोई और कहे कि आप ये ले लो मेरे से, उसके बदले में कुछ मुझे यूनिट्स दूसरे के दे दो और आप उसके बदले में ये ले लो, तो आप फ़ौरन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो यही वजह है कि अब देखें जैसे ही अगर आपके पास गन्स सारी की सारी आप गन्स बना रहे थे और वो किसी ने कहा कि आप एक यूनिट क्लॉथ का ले लो और गन्स के कुछ यूनिट छोड़ दो, तो आपको उस वक्त मार्जिनल बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा फ्लॉस लेना, इसलिए क्योंकि आपने अभी तक कोई आपके पास फ्लॉस होगा ही नहीं, आप सिर्फ गंज ही प्रोड्यूस कर रहे थे और आप गंज ही हासिल कर रहे थे। बेसिकली मार्जिनल बेनिफिट का तो मकसद ये है कि कंज्यूमर के तरीके से भी देख लें। तो अब क्या होगा कि आप क्लॉथ की तरफ बढ़ोगे, तो क्लॉथ की तरफ बढ़ने के लिए अगर तो आप सबसे पहला यूनिट क्लॉथ लेने के लिए आपको उसको ज़्यादा बेनिफिट आपको लगेगा उस क्लॉथ के लिए, क्योंकि आपके पास अभी तक कोई क्लॉथ नहीं था। तो आप उस क्लॉथ को लेने के लिए गन्स के ज़्यादा यूनिट्स भी फॉरगो करने के लिए तैयार हो जाओगे। वजह ये होगी कि यार मेरा तो बहुत ज़्यादा गन्स है मेरे पास, अगर मैं कुछ दे भी देता हूँ और एक उसके बदले में क्लॉथ ले लेता हूँ तो अच्छा क्लॉथ तो आ जाएगा, गन्स तो वैसे ही बहुत सारी। तो क्या होगा कि देखें सबसे पहला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है वो आ रहा है कि पहला यूनिट लेने के लिए वो 5 गन्स विलिंग टू पे, यानी 5 गन्स की जितनी अमाउंट या 5 गन्स जो है वो छोड़ने के लिए तैयार है। यानी उसकी विलिंगनेस टू पे जो है वो ये है कि मैं 5 गन्स भी अगर मुझे पे करनी पड़े, यानी इन टर्म्स ऑफ गन्स अगर मुझे 5 गन्स देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से देखें आप ग्रेजुअली इसमें भी यही होता है कि जैसे जैसे आपके पास अब क्रॉस की क्वांटिटी बढ़ने लग जाएगी तो होगा ये कि आपकी गन्स जो है वो कम से कम होने लग जाएंगी। जब आपके पास गन्स कम से कम होने लग जाएंगी तो आप उसका ट्रेड ऑफ देखेंगे कि यार मेरे पास अब ज़्यादा क्लॉथ्स हो गए हैं, तो अब मैं गन्स को क्या करूँ। तो देखिए एज एडिशनल यूनिट के साथ आपका बेनिफिट आपको कम लगेगा, क्योंकि एक क्लॉथ तो आपके पास आ गया, पहले के लिए आप बहुत ज़्यादा वो थे, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से क्या होगा ग्रेजुअली आप हर एडिशनल यूनिट जो आप ले रहे हैं क्लॉथ्स का, आपको लगेगा कि ये बेनिफिट पहले वाले से कम दे रहा है, तो आप इसलिए फिर आप जो चीज़ पे कर रहे होंगे उसके रिटर्न में वो भी आप कम पे करेंगे। तो देखें आप फिर 4 यूनिट्स देंगे गन के, तीसरे यूनिट के लिए आप 3 यूनिट देंगे गन के, चौथे यूनिट के लिए आप 2 यूनिट देने के लिए तैयार होंगे, पाँचवें के लिए आप सिर्फ 1 यूनिट गन का देने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको रहेगा मेरे पास बहुत एक्सेस क्लॉथ हो गया है और अब मैं गन्स को क्यों इतना सेक्रीफाइस करूँ, मैं बहुत कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से ये डिमिनिशिंग या कहना डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल बेनिफिट कर्व बनता है। अच्छा अब इन दोनों को जब हम पॉइंट्स को मिलाएंगे, अच्छा देखिए इधर भी क्योंकि मार्जिनल था तो मैंने इनके पॉइंट्स को दरमियान में ही लगाया है, जिस तरह मैंने मार्जिनल कॉस्ट के पॉइंट्स को लगाया था। अच्छा अब इसी को अगर हम देखें, अब इन दोनों को जब आप जिस तरह डिमांड और सप्लाई को हम इक्वेट करते थे तो हमारे पास एक पॉइंट आता था, इसी तरीके से देखिए मार्जिनल बेनिफिट कर्व हम देखेंगे कि सप्लाई कर्व को मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी कहा जाता है, मार्जिनल बेनिफिट कर्व हमारे डिमांड कर्व को कहा जाता है, और मैंने एक जगह इसको बताया हुआ भी, वहाँ मैंने इसको प्राइस के हिसाब से बताया हुआ है, लेकिन वो मार्जिनल बेनिफिट कर्व भी कराते हैं। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई को जैसे आप इक्वेट करते थे तो आपके पास एक वैल्यू आती थी कि आप इतनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करेंगे या इतनी क्वांटिटी वो है जो कि आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई भी है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट कर्व एक दूसरे से इक्वेट हो गए, और यहाँ पे देखें एक पॉइंट जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ थ्री मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों थ्री है, और ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर 2.5 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बना रहे हैं। तो बेसिकली एफिशिएंट पॉइंट आपका वो होगा जहाँ आप 2.5 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बना रहे होंगे पीपीएफ पर, यानी ऊपर आप जब देखेंगे तो सी और डी पॉइंट के दरमियान में जो एक पॉइंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बेसिकली एफिशिएंट पॉइंट। यहाँ पे देखें आप ये सी और डी, क्यों, क्योंकि सी जो है वो 2 यूनिट्स बना रहा था और डी 3, तो सी और डी के दरमियान का पॉइंट जो है वो आपका एफिशिएंट पॉइंट होगा, यानी मैं इसको कह लूँ अगर मैं इस पॉइंट को जो है वो इधर दिखाऊं तो वो कोई ये पॉइंट होगा। ठीक है, ठीक है जी, तो ये पॉइंट जो है आपका वो एफिशिएंट पॉइंट कहलाएगा। अच्छा क्यों, क्योंकि देखें ये वो पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट आपके दोनों जो हैं वो बराबर हो गए। यहाँ आप देखें मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट आपके दोनों बराबर हो चुके हैं। अच्छा अगर इस पॉइंट के आप पीछे जाएंगे तो होगा क्या, मतलब ये वो पॉइंट है, देखें कि अगर इस पॉइंट से आगे या इस पॉइंट से पीछे अगर आप कोई भी जाएगा तो बेसिकली होगा ये, क्या कहते हैं कि वो
उसको किसी भी एक और एडिशनल यूनिट लेने के लिए अगर वो आगे की तरफ मूव करता है तो एडिशनल यूनिट अगर और वो बनाता है क्लॉथ का तो उसकी वजह से उसको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी और उसका बेनिफिट कम होगा। ये देखें आप, जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट अगर आप देखें तो यहाँ जो मार्जिनल बेनिफिट है वो ये थ्री से दरमियान देख लें आप, 3.5 क्लॉथ कह लें या 3 to 4 के दरमियान का कह लें, इधर आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो 2 यूनिट्स है, जबकि जो कॉस्ट पड़ रही है वो 4 यूनिट्स है। अच्छा, इसका मकसद क्या हुआ? देखिए, इनको अगर मैं उस टर्म में बताऊँ जिस तरीके से मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व निकाले थे, तो बात ये है कि मार्जिनल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ गन्स, आप यहाँ पे मार्जिनल बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है कि आप जो है आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो ये क्या कहते हैं कि आप इस यूनिट को लेने के लिए आप 2 यूनिट गन्स के आप कह लें पे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो कॉस्ट पड़ रही है वो कॉस्ट क्या कह रही है कि आप जो है वो इस यूनिट को हासिल करने के लिए जो आपको कॉस्ट पड़ रही है वो है 4 यूनिट्स ऑफ गन्स, यानी आप 4 यूनिट्स ऑफ गन्स जो है वो आपकी कॉस्ट है, और जबकि आपको बेनिफिट मिल रहा है 2 यूनिट्स। तो आप क्या समझेंगे? आप कहेंगे, कहते हैं कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो देखें बेसिकली ये है क्या कहते हैं कि 2.5 से अगर आप आगे आ रहे हैं 3 और 4 के दरमियान तो 3.5, इसका मतलब ये है कि एक एडिशनल क्लॉथ लेने के लिए, एक एडिशनल क्लॉथ हासिल करने के लिए जो आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेसिकली कितना है? 2 यूनिट्स ऑफ गन गन के बराबर है। लेकिन जो कॉस्ट पड़ रही है वो आपको इस हासिल करने के लिए वो 4 यूनिट्स ऑफ गन के बराबर है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, कहते हैं कि आप अगर एक क्लॉथ और लेते हैं तो ये बेसिकली आपको बेनिफिट उतना नहीं दे रहा है जितना कि आपको कॉस्ट पड़ रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कहेंगे कि अब मुझे कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है तो मुझे इससे बेहतर है कि मैं इस यूनिट को छोड़ दूँ। इस यूनिट को छोड़ेंगे आप और वापस आप पीछे की तरफ आएंगे, और पीछे की तरफ आएंगे तो आप इस पॉइंट पर आ जाएंगे जहाँ पे ये 2.5 यूनिट ऑफ क्लॉथ है। अगर आप इसी को उलट देखें, आप इस तरफ आएँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको उस इस यहाँ पे यानी 1.5 कह लें लेट्स सपोज, यानी एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए अब और मजीद, यानी अगर आप 1.5 से जो है 2.5 की तरफ आना चाह रहे हैं तो 1.5 से 2.5 की तरफ आने के लिए आपको एक एडिशनल यूनिट अगर आप क्लॉथ का लेना चाह रहे हैं तो आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो 4 यूनिट्स है, और जो कॉस्ट है वो बेसिकली 2 यूनिट्स है ऑफ गन्स, 2 यूनिट्स ऑफ गन्स और 4 यूनिट्स ऑफ गन्स जो है वो आपका बेनिफिट है। तो अब क्या होगा कि आप कहेंगे कि मुझे बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, इस मतलब आप मैं उसको वर्थ मेरी ज़्यादा है जबकि मुझे कॉस्ट जो है वो उसके ऊपर कम पड़ रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है वो एक यूनिट और ले लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरी कॉस्ट जो है वो बराबर भी नहीं आई है ना मेरी कॉस्ट ऊपर है, तो मैं भी और लेने के काबिल हूँ क्योंकि मेरा बेनिफिट मुझे भी ज़्यादा मिल रहा है इससे। तो आप आगे की तरफ मूव करेंगे, और आगे की तरफ जब आप इस पॉइंट पे आएंगे 2.5 पे तो आप देखेंगे कि आपका कॉस्ट और बेनिफिट बराबर हो गया है, तो इससे आगे आप मूव नहीं करेंगे। तो ये वो पॉइंट होगा जो कि एफिशिएंट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है इसका पीपीएफ का, और कि किस तरीके से आप अगर एडुकेटिव एफिशिएंसी देखना चाहें तो एफिशिएंट पॉइंट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये निकाल सकते हैं आप मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट के कर्व्स को आपस में कंबाइन करके। ठीक है, अब इसके बाद मैं जो है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज बेसिकली बताऊंगा ताकि हम इसका एक्सचेंज और ट्रेड का भी कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लें पीपीएफ के थ्रू। ठीक है, थैंक यू।